हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी बढ़िया होंगे और बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि 1 मार्क क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम ये सेशन लेके आए हैं जिसमें हम चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 चैप्टर के बेहतरीन एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ठीक है, तो पेन और पेपर उठा लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। क्या बोला गया है इसमें, -1/n प्लस -1/8 जीरो आ रहा है, तो n की वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए अब -1 की पावर 8 कोई भी नेगेटिव नंबर की अगर हम इवन पावर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर मिलता है। सो 1/8 कितना होता है, ये 1 हो जाएगा, यहां से +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये n की जगह पे मैं कौन सा नंबर लूं तो -1 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर हम ऑड नंबर लेंगे सो नेगेटिव नंबर रहने ही वाला है, जैसे कि -1/1 जो है वो -1 आएगा, -1/3 जो है वो -1 आएगा, -1/5 जो है वो -1 आएगा। तो अगर हम ऑड नंबर लेंगे तभी ही -1 आंसर आएगा, अगर इवन नंबर ले लेंगे तो ये +1 हो जाएगा। सो LHS और RHS वो वाले ऑप्शन में सेम नहीं होने वाला है। सो फर्स्ट में आंसर रहने वाला है हमारा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8n। अब ये वाला टॉपिक हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है। कोई भी नंबर की पावर 0 पे कब एंड होगी, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों अवेलेबल हो। सो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं है। सो 5 अवेलेबल नहीं है मतलब उसकी कोई भी पावर 0 पे कभी भी एंड नहीं हो पाएगी। सो इसमें हमारा फिर से आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, x इज एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। x क्या है, एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8। y इज द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7। पहले हम इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है जनरली, तो हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स हैं उनको पहले प्राइम फैक्टराइज कर दो। 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर लिख दो। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2�3। ठीक है, और एलसीएम का मतलब मैंने आगे बताया हुआ है, जो भी नंबर दिख रहे हैं उनकी मैक्सिमम पावर लेनी होती है। सो 2 की मैक्सिमम पावर हमें कितनी दिख रही है, 3। और दूसरा कौन सा नंबर दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 1। सो एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 इंटू 3 यानी 24। ये हमें x की वैल्यू मिली है यहाँ से। अब आगे 3, 5 और 7 का हमें एलसीएम निकालना है। सो ध्यान से देखोगे 3, 5, 7 जो है वो तीनों प्राइम नंबर्स है। सो उनको हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, यही नंबर मिलने वाला है। सो उन तीनों का ही हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तब हमें एलसीएम मिलेगा। सो 3 इंटू 5 इंटू 7, 15 7 जा 105। ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। P क्या है, एलसीएम है x और y का। x और y हमें कितना मिला है, 24 एंड 105। चलिए 24 और 105 का एलसीएम लेना है, तो इसको हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 3, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। 105 कैसे मिला था हमें, ये रहा। उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 5 इंटू 7 मिलेगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर्स दिख रहा है उनकी मैक्सिमम पावर लेनी है। सो 2 की मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, 3 की मैक्सिमम पावर 1, 5 की मैक्सिमम पावर 1 एंड 7 की मैक्सिमम पावर 1। सो ये हो जाएगा 8 इंटू 3 24 लिख देंगे इसको, यहाँ पे इसको 35 लिख देंगे। 35 और 24 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, P की वैल्यू जो आ रही है वो 840 आ रही है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन वेरीफाई करना है हमें। 35 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P मिलेगा। सो 35 को हमने 24 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो हमें P मिला था, और 24 ही हमारा x है अगर ध्यान से देख रहे हो। ठीक है, सो P की जो वैल्यू है 35 इंटू 24, और 24 क्या था हमारा x था। सो पहला ही ऑप्शन हमारा वेरीफाई हो रहा है।
सो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट था इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 98 एंड 28 का HCF जो है वो m है, 98 एंड 28 का LCM जो है n है, और हमें n और m निकालना है। ठीक है, चलिए 98 को प्राइम फैक्टराइज कर दो। 98 किसकी टेबल में आता है, 14 7 जा लिख सकते हैं, और 14 को फिर से हम फैक्टराइज करेंगे 7 2 जा। सो 98 को हमने प्राइम फैक्टराइज कर दिया, 7 का स्क्वायर एंड 2⁻1। अब 28 को फैक्टराइज करना है, 28 को 14 2 जा लिख सकते हैं। तो 28 को हमने फैक्टराइज कर दिया 7⁻1 एंड 2⁻2। चलिए पहले हमें इसका क्या लेना है, LCM। LCM यानी कि मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, और 2 की भी मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो ये 49 इंटू 4 हो जाएगा, और LCM को हमें स्मॉल n से रिप्रेजेंट करना है। सो 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 आएगा, ये हमें n मिल गया। अब हमें इन दोनों का ही HCF निकालना है। HCF का मतलब लोएस्ट पावर। सो 7 की लोएस्ट पावर 1 दिख रही है और 2 की लोएस्ट पावर 1 दिख रही है। सो HCF कितना है हमारा, 4 है, और HCF को हमें m से रिप्रेजेंट करना है। फाइनली अब हमें वैल्यू निकालनी है n-7m। n कितना आया था 196, और m कितना दिख रहा है 14। 14 इंटू 7 करेंगे 98 आएगा, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो फिर से 98 आ जाएगा। सो फिर से हमारा C ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। कैलकुलेशन अब धीरे धीरे लेंदी होती जा रही है, बट LCM और HCF का कॉन्सेप्ट हम लोअर स्टैंडर्ड से ही पढ़ते हुए आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको अगर हम 70 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और अगर 125 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो नंबर में से। 70 माइनस 5 करोगे 65 आएगा, एंड 125 माइनस 8 करेंगे 117 आएगा। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर माइनस कर दिया। इसका मतलब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, और वो ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। यानी कि हमें इन दोनों का HCF निकालना है इनडायरेक्टली। ठीक है, किसका HCF निकालना है, 65 एंड 117 का। सो 65 को प्राइम फैक्टराइज आप लोग करोगे तो 13 इंटू 5 आएगा, और 117 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे सो 13 इंटू 9, और 9 को 3 3 जा लिख सकते हैं। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें हमें दिख रहा है 13। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट इर्रेशनल नंबर by which root 20 should be multiplied so as to get a rational number। root 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए अमॉन्ग दिस। तो हमें ऑप्शन वेरीफाई करना है। पहला ऑप्शन है √20, उसको मल्टीप्लाई करना है √20 से। ठीक है, सो आंसर 20 आ रहा है, मतलब रैशनल नंबर आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर हमें √20 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, तो √40 आएगा, और 40 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर √20 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी इर्रेशनल नंबर आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। फिर हमें √20 को √5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आएगा √100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो हमें यहाँ पे भी रैशनल नंबर मिल रहा है। सो √20 एंड √5 इन दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो √5 है, सो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स P and Q is 221, then the value of 3P minus Q। दो प्राइम नंबर है P and Q, उनका LCM जो आ रहा है वो 221 आ रहा है। अब आगे ही हमने ये चीज देखी थी कि अगर प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका LCM कैसे निकाला जाता है, उनके मल्टीप्लिकेशन से ही उनका LCM निकलता है। सो P इंटू Q 221 है। ठीक है, और ये दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं,
तो हमें क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 221 होता है और दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। चलिए, तो अगर आप चेक करोगे 17 इंटू 13 चेक करोगे तो 221 आएगा। ठीक है, तो इसमें से एक नंबर 13 होगा और एक नंबर होगा 17 और क्वेश्चन में बोला गया है जो P है वो बड़ा है, सो P की वैल्यू यहाँ से 17 मिलेगी और Q की वैल्यू 13 मिलेगी और हमें पूछा गया है 3P माइनस Q कितना होता है बताओ। 17 3 जा 51 माइनस 13 करेंगे 38, सी ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अ पेयर ऑफ इररेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसी कौन सी पेयर है इररेशनल नंबर्स की जिनका प्रोडक्ट करने पे हमें रैशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट करो तो यहां से हमें 64 मिलेगा, तो 64 का स्क्वायर रूट 8 यानी कि रैशनल नंबर हमें मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन रूट 10, 10 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो रूट 81, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे रूट 72, रूट 72 जो है वो इररेशनल नंबर है। अब यहाँ तो हमारा आंसर ए होगा, यहाँ तो सी होगा। अब कौन सा करेक्ट होगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पेयर ऑफ इररेशनल नंबर, दोनों नंबर जो है वो इररेशनल होने चाहिए। तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 होता है यानी कि ये रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नंबर नहीं है। दोनों जो है वो कैसे नंबर होने चाहिए, इररेशनल नंबर होने चाहिए। सो ए ऑप्शन जो है वो गलत है, फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 25206600 का HCF जो है वो 40 आ रहा है और LCM जो है वो 252 इंटू K आ रहा है, तो K की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करनी है, LCM ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये टेक्स्ट बुक में हमने फॉर्मूला पढ़ी हुई है। LCM कितना है दोनों नंबर का, 252 इंटू K इंटू HCF कितना आ रहा है 40 और कौन से दो नंबर के बारे में बात चल रही है, 2520 इंटू 6600। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। 0 से 0 कट हो जाएगा, 252 कट हो गया, यहाँ पे 10 रिमेनिंग रह जाएगा। सो K की वैल्यू आएगी 6600 अपॉन 4। चलिए इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या ऑप्शन मैच हो जाएगा हमारा 1650। सो K, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए 4 1 जा 4 रिमेनिंग 26, 4 6 जा 24 रिमेनिंग 10 4 2 जा 20 आएगा। सही है, चलो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9th में। नेक्स्ट सिंपली एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेना, 850 और 500 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, दोनों को प्राइम फैक्टराइज करना है और उनकी मैक्सिमम पावर ले लेनी है हमें। चलिए तो 1 to 10 जो क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के थे, यहाँ से अब हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्या करना है, यहाँ पे हमें ये पॉलिनोमियल देके रखा है और इसके जीरोस निकालने हैं हमें। पॉलिनोमियल क्या है, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी जीरोस निकालने हैं तो पॉलिनोमियल को 0 के साथ इक्वेट करना होता है। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज करना है, बट पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर में 3 लाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो ये हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0 और डिवीजन वाला जो 3 था यहाँ पे आके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। चलो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करना होता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है हमें। 42 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, सब्ट्रैक्शन करके 11 आंसर आना चाहिए। ठीक, तो 42 को फैक्टराइज करो, किसकी टेबल में आता है 42, 7 6 जा 42 बट 11 आंसर नहीं आएगा, 14 3 जा, तो यहाँ से हमें 11 आंसर मिल सकता है। यहाँ पे माइनस की साइन और यहाँ पे प्लस की साइन, क्योंकि -11 हमें क्रिएट करना है। सो मिडल टर्म को हम लिखेंगे 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन 7y आ रहा है, रिमेनिंग क्या हो जाएगा 3y
-2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम +1 कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग 3y - 2। 3y - 2 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा 7y + 1 = 0। और दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर दो। और अगर दोनों को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू 2/3 और यहाँ से y की वैल्यू -1/7 आ रही है। ठीक, कौन सा ऑप्शन वेरीफाई हो रहा है? 2/3 -1/7, लास्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? फिर से हमें क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। x² - 3√2x + 4 = 0। फिर से क्या करेंगे, हम a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 = 4। 4 के ऐसे दो फैक्टर बताने हैं, आंसर क्या आना चाहिए? -3√2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए। और हमें इर्रेशनल नंबर क्रिएट करना है, तो इसको जो हमें फैक्टराइज करना है वो इर्रेशनल के फॉर्म में करना होगा। जैसे कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 2 ज़ा, ठीक है, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2। सो ये हमने ये तरीके से फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, सो एक नंबर हम बना लेंगे 2√2 इन दोनों को कंबाइन करके, और एक नंबर रख देंगे हम √2। ठीक है, इन दोनों का एडिशन जो है वो 3√2 बन जाएगा। और माइनस के लिए दोनों को हमें माइनस की साइन रखनी पड़ेगी। और अगर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में आपको दिक्कत हो रही है तो आप वो डिस्क्रिमिनेंट वाली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, श्रीधर आचार्य वाली। ठीक है, चलिए x² माइनस, या फिर दूसरा तरीका है कि आप ऑप्शन वेरीफाई कर लो, x की वैल्यूज रख दो यहाँ पे और देख लो 0 आंसर किस में आ रहा है। बट प्रॉपर मेथड यही रहेगी। अगर 2 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है तो आपको यही मेथड से जाना पड़ेगा। चलिए, सो मिडल टर्म को हमने लिखा -2√2x -√2x + 4 = 0। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, रिमेनिंग हो जाएगा x -2√2। ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले तो माइनस लिख देंगे, और 4 के फैक्टराइजेशन में √2 होता है, इसका मतलब √2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, रिमेनिंग क्या हो जाएगा? x -2√2। एक चीज़ याद रखनी है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हर बार सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब आप लोगों ने कुछ गलती कर दी है। चलिए, दोनों को 0 के साथ इक्वेट कर लेंगे। सो पहला 0 हमें मिलेगा 2√2 और दूसरा 0 मिलेगा हमें √2। सो दोनों पॉजिटिव वाले नंबर्स आ रहे हैं, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा + बीटा + अल्फा × बीटा। ये लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस और ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों फॉर्मूला हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ी हुई है। सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला होती है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला होती है c/a। चलिए, a b c की वैल्यू रख दो। b यानी कि x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है? -a है, सो ये माइनस माइनस प्लस a। ठीक है, x² के कोएफिशिएंट को a से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है? क्वेश्चन में 1 है। c यानी कि कांस्टेंट टर्म कितना है? -b है, और a कितना था? 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साथ में लिख सकते हैं हम। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? a - b। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और हमें दिया गया है अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा = -2/3, और हमें एक k की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन किया हमने। अल्फा + बीटा क्या होता है? -b/a, और अल्फा × बीटा c/a। चलो, a b c की वैल्यू रख दो। b कितना है क्वेश्चन में? 6। a यानी x² का कोएफिशिएंट कितना है? 3। c यानी कांस्टेंट टर्म कितना है? k। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साथ में लिख सकते हैं हम। तो ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा, -6 इस तरफ आके +6 हो जाएगा, एंड 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। सो लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू बतानी है। जीरोस कैसे हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर एक 0 2 है तो दूसरा 1/2 होगा, एक 0 3 है तो दूसरा 1/3 होगा।
ठीक है। तो अगर एक जीरो को मैं अल्फा अज्यूम कर रहा हूं तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1/अल्फा होगा, ठीक है। और हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला होती है C/A, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों यूज की, क्योंकि हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा अल्फा कट हो जाएगा और हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है वो वैल्यू मिल जाएगी हमें। सो अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा। C यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना देके रखा है हमें क्वेश्चन में, 2A/B/A यानी कि फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा A है। सो A इक्वल टू 2A/B, ये A से A कट हो जाएगा। सो यहाँ से B की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, 2 मिलने वाली है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ दिस रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल में मैं क्या ऐड करूं तो 3 इसका एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसमें ऐड करने से 3 इसका जीरो आ जा रहा है। और जीरो का मतलब क्या होता है कि 3 रखने पे ये वाला पॉलिनोमियल जो है वो जीरो आंसर देगा, ठीक है। 3 क्या है, इसका एक जीरो है। सो x की जगह पे हमें 3 रख देना है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर माइनस 5 3 ज़ा प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0। सो ये 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये 13 माइनस 15 माइनस 2 एंड माइनस 2 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस 2। सो ये पॉलिनोमियल में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो 3 क्या हो जाएगा, इसका एक जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था काफी। ग्राफ of p of x is given, the number of zeros of this graph is dash, ठीक है। ये ग्राफ देके रखा है हमें, इसके नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा। सो ये एक्स एक्सिस को एक बार टच करके आ जा रहा है, मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। वैल्यू हमें निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। सो ये क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या होती है, -b/a। एंड अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या होती है, c/a। चलिए अब b और c की वैल्यू ही रखनी है हमें। b यानी x का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और c यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म भी कितना है, -1। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला क्या होती है, -b/a, ठीक है। a यानी कि क्या होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो कितना है क्वेश्चन में, 1 है। और b यानी कि x का कोएफिशिएंट, बट x वाला टर्म इधर है ही नहीं, यानी कि b हमें 0 देके रखा है क्वेश्चन में। सो 0/1, आंसर क्या हो जाएगा, 0। सो लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये पॉलिनोमियल है। फिर से हमें क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। 2 क्वेश्चन पहले ही हमने ये टॉपिक पढ़ा। क्या करना है इसमें, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस की फॉर्मूला -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला c/a। a से a कट कर दिया। चलो b और c की वैल्यू रख दो। b यानी x का कोएफिशिएंट -3 है, और c यानी कांस्टेंट टर्म -7 है, ठीक है। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। सो -3/7 हमारा आंसर हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। चलिए यहाँ पे पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा खत्म हुआ। थर्ड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। The system of 2 linear equation in 2 variable is inconsistent, then lines in the graph are, ठीक है। यहाँ पे हम पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट का रिलेटेड ही हमें सारे एमसीक्यू देखने हैं।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ये होता है, ये पहला लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल और ये दूसरा इक्वेशन है, तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब हम पहले से ही सीखते आए हैं कि लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एक लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारी पहली लाइन है, ये हमारी दूसरी लाइन है। तो दो लाइन के बीच में कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, तो यहाँ तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या तो फिर दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगी। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हमें याद रखनी है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पैरेलल लाइन की कंडीशन हमें क्या याद रखनी है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और तीनों अगर इक्वल हैं तो लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब इसका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट में हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, यानी कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलने वाला है। पैरेलल लाइन में हमें इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता है, मतलब नो सॉल्यूशन मिलेगा हमें। और कोइंसिडेंट लाइन में तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। सो ये कंडीशन में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन मिलता है तो ऐसी सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये वाली जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसलिए इनकंसिस्टेंट, और यहाँ पे कंसिस्टेंट। तो हमें क्या बोला गया है, सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कब मिलता है, जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वाला पूरा हमें बॉक्स याद रखना है। सारे क्वेश्चन हमें अब इसी पे बेस्ड देखते हैं। x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, चल 2x माइनस 3y प्लस a इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। मतलब क्या है कि हम ये इक्वेशन में x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2 रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी और यहाँ से हमें b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए x की जगह पे 1 रख दो और y की जगह पे 2 रख दो। ये हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी +4। वैसे ही सेम चीज हमें सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करनी है, क्योंकि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इसका भी सॉल्यूशन है ही। सो 2 प्लस 6 माइनस b इक्वल टू 0, सो 8 इक्वल टू b। ठीक है, चलिए तो a और b की वैल्यू ये आ रही है, तो हमें ऑप्शन बताना है। ठीक है, सो a को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें b मिल जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन हमारा वेरीफाई हो जाएगा। a को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 से हमें 8 मिलेगा और 8 क्या है हमारा b है। सो 2a इक्वल टू b हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, हमारी लाइन कैसे होगी, कोइंसिडेंट होगी। और कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 a2 क्या होते हैं, x के कोएफिशिएंट। x के कोएफिशिएंट क्या है, 6 एंड 36। b1 अपॉन b2 यानी कि y के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट क्या है 1 एंड यहाँ पे है 6। और c1 अपॉन c2 का मतलब कांस्टेंट टर्म का रेशियो लेना है। सो यहाँ पे है 3k और यहाँ पे है 3। चलिए किसी भी दो को इक्वेट कर दो तो हमें k मिल जाएगा। इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो सीधा सीधा हमें k की वैल्यू मिल गई 1/6। सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये दो लाइन देके रखी हुई है, इसका हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा या दो सॉल्यूशन मिलेंगे, वो हमें बताना है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो चेक करना पड़ेगा।
A1 अपॉन A2, या फिर आप ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -1/2 एंड 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 5/3। हम क्या करेंगे, ये दोनों लाइन को ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे और कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं वो पता कर लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू -1/2 का मतलब क्या होता है, x जहाँ पे -1/2 होता है वहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना दो। तो ये हमने पहली लाइन बना दी। एंड y इक्वल टू 5/3 का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट जहाँ पे 5/3 होता है वहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बना दो। सो दोनों लाइन क्या हो रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो किसी किसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, वो इजी होता है कंपेरेटिवली। चलिए फिर से हमें क्या बोला गया है, दो इक्वेशन दिए हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशन कितने मिलने वाले हैं वो हमें पता करना है। सो A1 अपॉन A2 चेक करो, B1 अपॉन B2 चेक करो और C1 अपॉन C2 चेक करो। चलिए A1 अपॉन A2 का मतलब क्या होता है, x के कोएफिशिएंट का रेशियो। सो यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है -3। B1 अपॉन B2 यानी y के कोएफिशिएंट का रेशियो। एक चीज याद रखना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों को लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, फिर नंबर्स लेना है। जैसे कि पहला इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरे इक्वेशन को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारे जो भी टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ। -3x -6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो y के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन -6, 2 कट हो जाएगा, सो 1 अपॉन -3। सो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। अगर C1 अपॉन C2 सेम आ गया तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी और C ऑप्शन हमारा हो जाएगा, और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। सो C1 अपॉन C2 5 अपॉन 1 आ रहा है। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब हमारी लाइन पैरेलल्स है, और पैरेलल्स है मतलब उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए नो सॉल्यूशन करेक्ट हो जाएगा। Question number 26. The value of k for which the pair of linear equation do not have solution. No solution की condition क्या थी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. मैंने अभी बताया था ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, जो मैंने बॉक्स आगे पढ़ाया था उसी में से आता है। तो वो बॉक्स आपको अगर अच्छे से याद है पूरा, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, a1 अपॉन a2 यानी x के कोएफिशिएंट का रेशियो 5/2, B1 अपॉन B2 कितना आएगा, 2 अपॉन के इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। C1 कितना है -7 और ये है +1। चलिए तो यहाँ से 5k इक्वल टू 4। सो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। ठीक है, सो 4/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर दी गई है हमें और हमें ऑप्शन कौन सा सही है वो बताना है। तो ध्यान से देखोगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है और ना ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो हमें नहीं मिल रहा है क्लियरली। सारे ऑप्शन पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब मिलते हैं हमें, जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ये ऑप्शन तो निकल गया। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। तो इंटरसेक्शन पॉइंट अभी के लिए तो हमें नहीं दिख रहा है। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइन। अगर हम ये दोनों लाइन को एक्सटेंड कर देंगे तो वो क्या करेंगी, आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी मतलब सिस्टम कैसा बन जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा। बट अभी के लिए इनकंसिस्टेंट है। सो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से हमें दो लीनियर इक्वेशन देके रखा है और दोनों लाइन कैसी है वो हमें बताना है। सबसे पहले सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आओ और फिर रेशियो लेना स्टार्ट करो। ठीक है, 6x 15y इधर आके माइनस हो जाएगा, -18 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे रेशियो लेना है a1 अपॉन a2 2/6 यानी कि 1/3, b1 अपॉन b2
-5 अपॉन -15, फिर से ये 1/3 हो जाएगा, और C1 अपॉन C2 -6 अपॉन -18, तो फिर से ये 1/3 आ गया, और तीनों इक्वल आ गए, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। सी ऑप्शन करेक्ट। 29, इसका हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, x = 2 एंड y = 1। ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब x की जगह पे हम 2 रख सकते हैं और y की जगह पे 1 रख सकते हैं। सो वहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, और k हमें सेकंड इक्वेशन में ही दिख रहा है, इसलिए सिर्फ सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर दो। चलिए, x की जगह पे क्या पुट करना है हमें, 2, और y की जगह पे क्या पुट करना है, 1। चलिए, सो ये 2 + k = 5, यानी k की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2, सो k क्या मिलेगा हमें, 3 मिल जाएगा। चलिए, सो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, ये दोनों लाइन कैसी है वो बताना है। सो 9 क्वेश्चन हमने ऐसे देख लिए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से अब हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x × x क्या हो जाएगा, x², 12 3 कितना हो जाएगा, 36, 12x 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ से 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, तो इसको हम a² - b² से फैक्टराइज कर सकते हैं। सो पहला फैक्टर होगा a - b, और दूसरा फैक्टर होगा a + b, और अगर दोनों को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो एक 0 हमें मिलेगा 6, और दूसरा मिलेगा -6, सो +-6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक की हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जल्दी जल्दी में सब लोग क्या करेंगे, हाँ डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला तो हमें पता है, b² - 4ac होता है, तो वो करेक्ट करके आ जाएंगे। बट अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, मतलब a और b को इंटरचेंज कर दिया हुआ है, तो फॉर्मूला में भी a और b इंटरचेंज हो जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला होती है b² - 4ac, बट b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, और यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो a है, ठीक है। और a यानी कि x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है, ठीक है, और c की जगह पे c ही लिखा हुआ है। सो आंसर हमारा d होगा, a नहीं होने वाला है। तो ध्यान से हमें क्वेश्चन को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेंट दिख गया और फटाफट हमने a टिक कर दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स हमें कब मिलते हैं, या फिर सबके रूट्स निकाल लो, वो चेक कर लो इक्वल मिल रहे हैं या नहीं, या फिर जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तब हमें इक्वल रूट्स मिलते हैं। चलिए, तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 1, यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगा लो, सो a² + 2ab + b², सो 2x एंड 1 1 कट हो जाएगा, x² = 0, सो 0 का स्क्वायर रूट ±0, बट 0 के आगे तो हम माइनस लगाते ही नहीं है, तो यहाँ पे जो दोनों रूट मिलने वाले हैं वो कैसे हैं, इक्वल मिलने वाले हैं, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बैठ जाएगा। दूसरे सब में अगर आप 0 चेक करोगे तो अलग अलग जीरोस मिलने वाले हैं, या तो फिर डिस्क्रिमिनेंट सिर्फ यही ऑप्शन में 0 मिलने वाला है। सो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो रहा है, इसलिए दूसरे ऑप्शन हम चेक नहीं करने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अभी मैंने कंडीशन बताई थी, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 ले लेना है, और डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्मूला क्या होती है, b² - 4ac = 0। चलिए, b कितना है, x का कोएफिशिएंट -5, a कितना है हमारा 4, और c की जगह पे है k। -5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 4 जा ये हो जाएगा 16k, 16k इस तरफ आके, चलिए प्लस हो गया, तो यहाँ से k की फाइनल वैल्यू आ रही है 25/16, सेकेंड ऑप्शन।
रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो फिर से क्या हो गया, रियल एंड इक्वल यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, ठीक है। सो बी स्क्वायर की वैल्यू 4ac दिखनी चाहिए, तो यहाँ से अगर a इंटू सी की वैल्यू निकालनी है तो वो बी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, ये ना सी ऑप्शन हमें दिख रहा है, ठीक है, और 4 कहीं और वैसे भी नहीं दिख रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। Question number 36. The least positive value of k for which the quadratic equation has rational roots. ठीक है, चलो रैशनल रूट्स आने चाहिए, मतलब इरेशनल नहीं होने चाहिए, √2 √2 √3 ऐसे रूट्स हमें नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो श्रीधर आचार्य वाली फॉर्मूला क्या थी रूट्स निकालने की, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 है। तो d अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो हमें इरेशनल रूट्स नहीं मिलेंगे, रैशनल मिलेंगे। तो हमें रैशनल रूट्स फाइंड करने मतलब d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। चलिए तो फिर से हमें ये क्वेश्चन में d ही निकालना है, d कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो b कितना है क्वेश्चन में k, सो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a और c कितना है 2 एंड 4, सो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 32, ठीक है। चल तो d को हमें क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें ऑप्शन वेरीफाई करना है, k की वैल्यू हम क्या रखें जिससे ये d जो हमें मिलने वाला है वो परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, पहले ऑप्शन में k हमें कितना लेना है प्लस माइनस 2 √2, ठीक है। सो k स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 माइनस 32, ये तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है k इक्वल टू 4 √2, चलिए 4 √2 का स्क्वायर होता है 32, सो 32 माइनस 32 0, और 0 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें अगर d की वैल्यू 0 मिल रही है तो रूट्स कैसे होंगे रैशनल मिलने वाले हैं, सो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, चलो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के सिर्फ इसके रूट्स निकालने हमें। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या किया जाता है, a और c को मल्टीप्लाई करो, 10 के ऐसे दो फैक्टर बताओ प्लस 3 आंसर आना चाहिए, सो 5 2 जा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस रखेंगे। चलिए सो मिडल टर्म को हमने लिख दिया प्लस 5x माइनस 2x, यहाँ से कॉमन x, रिमेनिंग x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 5, तो यहाँ से x प्लस 5 कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 2, दोनों को 0 के साथ इक्वेट करो, सो माइनस 5 एंड प्लस 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 numbers in AP have the sum 30, what is the middle term? 3 नंबर हैं, कोई भी एज्यूम कर लो, A1 A2 एंड A3, ये 3 नंबर AP में है, ठीक है। इनका सम जो है वो 30 आ रहा है, तीनों का एडिशन 30 आ रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 30, तो हमें मिडल टर्म बताना है यानी कि A2 की वैल्यू बतानी है। चलो A1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ AP का, उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म की फॉर्मूला आपको पता होगी A प्लस डी, और थर्ड टर्म की फॉर्मूला होती है A प्लस 2D। चलिए A प्लस A कितना हो जाएगा 3A, D प्लस 2D कितना हो जाएगा 3D, 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, रिमेनिंग A प्लस डी, और A प्लस डी ही क्या था हमारा सेकेंड टर्म था, तो इसको हम A2 लिख सकते हैं। सो सेकेंड टर्म यानी कि मिडल टर्म हमारा आ रहा है 30/3 यानी कि 10, सो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन था। 39, A, B, C form an AP with common difference D, find the value of A minus 2B minus C। ये 3 नंबर जो हैं वो AP में हैं, ठीक है। इसका मतलब
बी जो है वो क्या है, एपी का सेकेंड टर्म है, और सेकेंड टर्म की फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस डी। सी क्या है हमारा, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म की फॉर्मूला क्या होती है, ए प्लस टू डी। चलिए वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, ए माइनस टू बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। चलो बी और सी की वैल्यू रख दो ये वाला इक्वेशन में। बी कितना है हमारा, ए प्लस डी है, और सी कितना है, ए प्लस टू डी है। टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस ए हट जाएगा, माइनस टू ए बच रहा है, एंड माइनस टू डी माइनस फोर डी। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीन नंबर जो हैं वो एपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो हमें के की वैल्यू बतानी है। तीन नंबर कौन कौन से हैं, के प्लस टू, 4k माइनस सिक्स एंड 3k माइनस टू। ये तीन टर्म जो है वो एपी में है। एपी का मतलब क्या होता है, डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो पहली मेथड है कि आप ऑप्शन वेरीफाई कर लो, के की वैल्यू डाल दो और चेक कर लो किसमें एपी बन रहा है नहीं बन रहा है। दूसरा क्या है, अभी जो मैंने बताया, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस कैसा होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। 4k माइनस सिक्स माइनस के प्लस टू, इन दोनों का डिफरेंस, और वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस 3k माइनस टू माइनस 4k माइनस सिक्स। इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से k मिल जाएगा, 4k माइनस k करेंगे 3k हो जाएगा, ठीक है। माइनस सिक्स प्लस माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 3k माइनस 4k माइनस k, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस टू से माइनस टू हट गया, चलिए माइनस के इस तरफ आके प्लस के, माइनस सिक्स इस तरफ आके प्लस सिक्स, सो 4k इक्वल टू 12, यानी कि k की वैल्यू आ रही है 3। पहला ऑप्शन। चलो तीन टर्म एपी के दिए हुए, हमें इसका नेक्स्ट टर्म बताना है, मतलब फोर्थ नंबर का टर्म बताना है, इसमें से कौन सा होगा। चलिए पहला टर्म क्या है, √7 है। दूसरा टर्म क्या है, √28 है। अब √28 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 4, और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, सो 2√7 जो है वो सेकेंड टर्म है हमारा। थर्ड टर्म क्या है, √63। √63 को हम 7 9 सा लिख सकते हैं, और 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा। सो पहला टर्म है 1√7, दूसरा टर्म है 2√7, तीसरा टर्म है 3√7। सो फोर्थ टर्म हमारा हो जाएगा 4√7, ठीक है। चलो अब ऑप्शन में 4√7 तो दिख नहीं रहा है, सब कुछ अंडर रूट के फॉर्म में होना चाहिए। 4 क्या होता है, √16 होता है, तो 16 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 112। सो लास्ट ऑप्शन करेक्ट बैठ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये फिर से लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया। ये दोनों लाइन दी गई है, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, तो ये भी आप होमवर्क में ट्राई कर लेना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, और कमेंट में आंसर आपको जरूर से बताना है। चलिए y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3, इसके सॉल्यूशन कितने मिलेंगे। तो ये टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी बताया था, हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू 2 का ग्राफ कैसे होता है, तो y कोऑर्डिनेट जहाँ पे 2 होता है वहाँ पे हम ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, और y इक्वल टू -3 का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट जहाँ पे -3 होता है वहाँ पे ऐसे हम परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। सो ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होता है। सो नो सॉल्यूशन, फाइनल आंसर। चलिए फिर से थर्ड चैप्टर का ही क्वेश्चन है ये। द फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है, एज का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो भी हमें फाइंड करना होता है सबसे पहले उसको x और y अज्यूम कर लेना होता है। तो फादर की प्रेजेंट एज और सन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है हमें, तो उसको x और y अज्यूम कर लो। प्रेजेंट एज ऑफ फादर, इसको हमने x अज्यूम कर लिया, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन, इसको हमने y अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। चलो
फादर की जो एज है वो 3 गुना है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इन 12 ईयर्स टाइम, 12 ईयर्स टाइम मतलब 12 साल बाद, 12 साल बाद फादर की एज हो जाएगी x+12 और सन की एज हो जाएगी y+12, +12 कर देना है, 12 साल और एज बढ़ जाएगी। ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, फादर की एज जो है 12 साल बाद वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2y + 24। सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे हम। x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करनी है, 3y सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ पे हमने 3y सब्सटीट्यूट कर दिया, 3y - 2y करेंगे, यहाँ पे रिमेनिंग y हो जाएगा, एंड 24 - 12 करेंगे, सो 12। सन की जो है एज आ रही है, प्रेजेंट एज कितनी आ रही है, 12। y की वैल्यू यहाँ पे 12 सब्सटीट्यूट करो, सो फादर की एज हो जाएगी 12 × 3 = 36। तो हमें इन दोनों का सम करना है, सम ऑफ प्रेजेंट एजेस, x + y की वैल्यू बतानी है। सो 36 + 12 48 हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। चलिए लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया फिर से, और ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये दोनों को हमें सॉल्व करना है और x + y की वैल्यू बतानी है। सो ये वाले टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, तो अगर ध्यान से आप इक्वेशन को देखोगे, सो x और y के जो कोएफिशिएंट है वो इंटरचेंज किए हुए हैं दोनों इक्वेशन में। ठीक है, देखो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 आ गया, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 19 आ गया। तो ये टाइप के क्वेश्चन में अगर x + y यहाँ तो फिर x - y निकालना हो तो दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा यहाँ से, क्या हो जाएगा, 17x - 19x कितना हो जाएगा, ये नहीं, उससे काम नहीं बनने वाला है। अगर दोनों जगह पे प्लस होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 17 है, यहाँ पे -17 है, तो वो वाली मेथड नहीं लगने वाली है। चलिए दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 36x, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा -36y, और इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 108। सो 36 कॉमन आ गया, 36 से डिवाइड कर दो, 36 3 = 108 होता है। x - y की वैल्यू आ रही है 3, बट हमें x + y की वैल्यू पूछी गई है। चलिए तो अब x + y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं हम। x की वैल्यू y + 3 सब्स्टिट्यूट कर दो कोई भी इक्वेशन में, जैसे ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम। 17 x की जगह पे हमें क्या रखना है, y + 3। 17 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 17y + 51, 17y - 19y करेंगे -2y, + 51 इधर आके -51 हो जाएगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है -1, y की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करो, तो x हो जाएगा हमारा +2। ठीक है, हमें इन दोनों का एडिशन करना है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बट हमें मेथड याद रखनी है, जब भी यहाँ पे अगर बीच में प्लस होता तो ये वाले कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देते तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता, बट यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट एपी का क्वेश्चन है 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी हमें दी गई है -5 -10 -15 अप टू -1000। हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालना है, बट 10th टर्म हमें बिगनिंग से नहीं निकालना है, एंडिंग से निकालना है। तो जब भी एंडिंग की बात चल रही हो ना, तो एपी को रिवर्स कर देना होता है। तो एपी को रिवर्स करेंगे हम, तो अब हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा, -1000। देखो 5 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। चलो तो यहाँ पे -995 होगा, यहाँ पे -990 होगा। अब हमें बिगनिंग से 10th टर्म निकालना है, क्योंकि हमने एपी को रिवर्स कर दिया।
तो 10th टर्म की फॉर्मूला क्या होती है, a प्लस 9d। a यानी फर्स्ट टर्म अब हमारा कितना बन चुका है, -1000, और डिफरेंस कितना चल रहा है, +5 का डिफरेंस, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे +5 आ जाएगा आंसर। सो 955 माइनस के साथ आंसर पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय 3n + 4। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 12 टर्म्स, यानी कि S12 निकालना है। तो अगर Sn की फॉर्मूला यूज करनी है तो हमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो पहले हम ये इक्वेशन का यूज करके A और D निकाल लेंगे। A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। सो n की जगह पे 1 रिप्लेस कर दो। सो 1 रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ रहा है, 7। अब n की जगह पे 2 रिप्लेस कर दो। 2 रिप्लेस करेंगे तो या क्या हो जाएगा, 3 2 = 6 + 4 10 हो जाएगा। और डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो डिफरेंस कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। अब हम Sn की फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है और डिफरेंस भी पता है। सो Sn की फॉर्मूला n/2 2a + n-1 × d। n कितना लेना है, हमें 12 लेना है क्वेश्चन में। 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 2 = 14, n-1 12 - 1 को 11 लिख दिया। डिफरेंस कितना चल रहा है, 3 का। चलिए ये 6 हो गया, यहाँ पे 14 + 33। सो इन दोनों को ऐड करोगे 47। 47 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 = 42, ऊपर 4 चला गया। सो 282 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर्स। 2 डिजिट ऑड नंबर जितने भी हैं उन सबका सम बताना है। चलो, 2 डिजिट ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 11 से स्टार्ट होगा। 11 13 15 17 से लेके 99 तक, ठीक है। इन सबका हमें सम बताना है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, Sn की फॉर्मूला लगाएंगे। हमें a पता है और डिफरेंस भी पता है, बट n नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये नंबर ऑफ टर्म्स हमें पहले फाइंड करने पड़ेंगे an की फॉर्मूला लगा के। चलिए, an यानी कि लास्ट टर्म कितना है, 99। फर्स्ट टर्म है 11, नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है और डिफरेंस 2 का चल रहा है। +11 आकर इधर माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 88। 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 44, और 1 ऐड कर देंगे। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 45। सो हमें S45 निकालना है। चलो, Sn की फॉर्मूला कौन सी लगाएंगे, n/2 a + l। लास्ट टर्म पता है इसलिए ये वाली फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। n की जगह पे कितना रखना है, 45। फर्स्ट टर्म कितना था, 11, और लास्ट टर्म है हमारा 99। दोनों को ऐड करोगे, ये हो जाएगा 110, और ये कट करेंगे तो ये हो जाएगा 55। 45 और 55 को मल्टीप्लाई करना है, सो यूनिट डिजिट 5 होगा, 3 ऑप्शन में है। इसको हम इजीली ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 50 - 5 50 + 5, a + b a - b a² - b²। सो 2475 सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 49। 5 नंबर दिए गए हैं, वो एपी में है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करने के लिए आप लोग क्या करो कि ऐसे कोई 5 नंबर अज्यूम कर लो जो एपी में है। जैसे कि मैंने अज्यूम कर लिया 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर एपी में दिख रहे हैं, 1 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। वैल्यू हमें किसके निकालनी है, a - 4b + 6c - 4d + e। चलो वैल्यू रखते जाओ इसमें। फर्स्ट टर्म मैंने क्या अज्यूम किया है, 1। सेकेंड टर्म क्या अज्यूम किया है, 2। थर्ड टर्म 3 अज्यूम किया है। फोर्थ टर्म 4 अज्यूम किया है, और e की वैल्यू 5 अज्यूम की हुई है। तो ये 1 - 8 + 18 - 16 + 5, ठीक है। ये हो जाएगा 19 + 5 24 - 24। सो 0 आंसर हमारा जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन में आप ऐसा हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर सकते हो,
यानी कि ऐसे जो 5 हमें वेरिएबल्स दिए गए उसके नंबर्स हमने अज्यूम कर लिए। लास्ट क्वेश्चन, 7 times the 7th term is equal to 11 times its 11th term. 7 times 7th term is equal to 11 times 11th term. तो हमें वैल्यू बतानी है 18th टर्म की। A7 की फॉर्मूला क्या बनती है, A प्लस 6D, और 11th टर्म की फॉर्मूला क्या बनती है, A प्लस 10D। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7A प्लस 42D। 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 11A प्लस 110D। दोनों को एक तरफ ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 11A माइनस 7A, और ये हो जाएगा 42D माइनस 110D। चलो इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस 68D हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 4A हो जाएगा। सो 4A प्लस 68D इक्वल टू 0। 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा A प्लस 17D। 0/4 को 0 लिखेंगे, और ध्यान से देखोगे A प्लस 17D ये किसकी फॉर्मूला बन गई, हमारे 18th टर्म की फॉर्मूला क्रिएट हो गई है। 18th टर्म हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारे बेहतरीन 15 MCQ खत्म हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे, उसमें हम चैप्टर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक कवर अप करने वाले हैं, ऐसे ही 50 MCQ करने वाले हैं। ठीक है, सो चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे।